जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को कक्षा 10 के विज्ञान से महामैराथन के इस क्लास में सब एक अध्याय 2 तक पूरा कोई भी एक प्रश्न छोड़ा नहीं कि तुम्हारे पास जो भी आ जाए धड़ाक से तुम्हें करना है ना। मिनटों ना लगे तुम्हें उसका जवाब देने के लिए। सब जीरो लेवल से भाषा को ऊपर ले गया, तुम्हें खूब अच्छा समझाया, है ना। वादा कर रहा हूं तुम लोग खूब अच्छी तरह तरीके से समझ भी रहे होगे, है ना। अब आइए देखते हैं अगला हमारा क्या है। अगला अध्याय हमारा धातु और अधातु है। धातु और अधातु यानी मेटल एंड नॉन मेटल, ये होती क्या है पहले तो ये जान लो। तुमसे पूछ ले धातु होती क्या है, जिसमें सिंपल से समझो, जिसमें चालकता आसानी से पाई जाती है। चालकता क्या है, छोड़ो, ज्यादा इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है। क्या है चालकता, है ना, मतलब जिसमें करंट आसानी से चली जाए, ये समझ गए। मतलब अगर ये लोहा है, लोहा को अगर हम कहीं करंट देंगे तो उस पर करंट दौड़ेगी कि नहीं दौड़ेगी, है ना। तो उसी को ही चालक कहते हैं। जिसमें आसानी से करंट दौड़ जाए उसी को ही चालक कहते हैं। और अचालक क्या होती है, जिसमें यानी सॉरी धातु क्या होती है, जिसमें चालकता पाई जाती है उसे धातु कहते हैं। और अधातु क्या होती है, जिसमें चालकता नहीं पाई जाती। जो अचालक होता है, जिसके लिए एक माध्यम की जरूरत होती है, जैसे ये मान लेते हैं लकड़ी है या प्लास्टिक है, इस पे करंट नहीं आएगी। इसके लिए एक माध्यम की जरूरत होगी, जैसे मान लो कि इस पे कोई पर्त चढ़ा दे, है ना। पर्त चढ़ा दे, जैसे मान लो पानी डाल दे, है ना। जैसे मैं कह दूं कि बच्चों आज मैं तुम्हें जादू दिखाऊंगा, और कहो कि कैसा जादू। मैं कहूंगा बेटो देखो, मैं इसे अभी प्लग में लगा दे रहा हूँ, बोर्ड में लगा दे रहा हूँ और मुझे करंट नहीं आएगी, है ना। और मैं तुम्हें ऐसे समझा रहा हूँ और मैं ऐसे लगा दिया बोर्ड में, कहा देख बेटा मुझे करंट नहीं मार रही है ना, है ना। अब इधर से कोई बच्चा इधर से चुप्पे से आ जाए और इसी में डाल दे पानी, है ना, और मैं तो तुम्हें समझा रहा हूं, मुझे क्या पता, देख बेटा मुझे करंट नहीं मार रही है। फिर हो गया शांत, जब इसमें चली गई पानी हो गया शांत, और फिर भी मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, है ना। तो लड़कों कहेंगे कि गुरुजी डांस कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। थोड़ी देर बाद जब गुरुजी का पूरा खून खत्म और जब गिरेंगे नीचे, गुरुजी का वो समझा रहे थे आप। तो पता चला ये नालायक एक लड़के ने पानी डाल दिया उस बटवा में जो लगाए थे, है ना। तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि इसके लिए मतलब अचालक के लिए एक माध्यम की जरूरत पड़ती है, जबकि सॉरी यानी एक किसी बाहरी परत की जरूरत पड़ती है, जबकि धातुओं में इसकी जरूरत नहीं पड़ती। धातुओं में करंट पाई जाती है ना। इतनी बात समझ गए। बस कुल मिलाकर तुम्हें यही बताना है। अच्छा, एक बार कई बार पूछा गया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप में निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक चालकता पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा चांदी में पाई जाती है चालकता, ये बात ध्यान देना, चांदी में सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है ना, इस बात को समझ गए, है ना। अब आइए देखते हैं, अब इसको हम लिख दें, एक बार भाषा बना के लिख दें तो ये तुम और अच्छी तरीके समझ जाओगे। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं धातु। लिख लो भैया, वही चीज अब लिख दिया हूं कि धातु क्या होती है। धातु वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर आसानी से धनायन बनाते हैं। यही बताया ना कि पहली बात आसानी से धनायन बनाते हैं, तो जब धनायन बनाई देंगे तो इसमें चालकता आसानी से पाई जाएगी, है ना। फिर इसके बाद ये कह रहे हैं कि ये ध्यान देना, ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है कि धातुओं की संयोजकता उनके परमाणु क्रमांक परमाणु द्वारा त्याग किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है ना। किस पर निर्भर करता है, तो ध्यान देना इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। बहुत बार पूछी गई है ऑब्जेक्टिव में, कई जगह कई तरीके से पूछी गई है ना। फिर इसके बाद ये भी ध्यान देना, धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं। निम्नलिखित में से धातुएं विद्युत की क्या होती हैं, है ना। ध्यान देना, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछी गई है ना। और निम्नलिखित में से कोई किसकी सबसे सर्वोच्च सुचालकता या चालकता पाई जाती है ना। तो ये ध्यान देना, चांदी विद्युत की सर्वोच्च सुचालक है, मैंने पहले ही बता दिया ना। फिर इसके गुण है, धातुओं के कई गुण हैं। जैसे धातु है तो ये लगभग 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 20 25 30 डिग्री पर ही ये गर्म हो जाती, ठोस हो जाती है ना, एकदम ठोस हो जाती है। फिर इसके साथ इसकी आघात वर्धनीयता, ये क्या होती है। आघात वर्धनीयता मतलब ये होता है कि इनको पीट पीट के चौड़ा मोटा छोटा जैसे भी करना चाहो कर सकते हो। लोहा है, पीट के चौड़ा कर देते हो, धारदार हथियार बना देते हो, है ना। चांदी है, पीट पीट के उसका आकार बदल देते हो, है ना।
और मतलब जितने भी हैं, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम मतलब कोई भी पीट के उसको चौड़ा तिरछा जैसे भी करना चाहो कर सकते हो, है ना। लेकिन यही चीज हम इसमें कर सकते हैं, लकड़ी को पीट के चौड़ा कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। प्लास्टिक है, पीट के चौड़ा कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। इसके लिए ये आघात वर्धनीयता इसमें पाई जाती है, धातुओं में, है ना। और फिर इसकी चालकता, इसमें चालकता अधिक पाई जाती है, मैंने बता ही दिया। और इसकी तन्यता, इसमें खिंचाव होता है, मैंने पीट पीट के इसको खींचा जा सकता है ना, ये बात ध्यान देना। और फिर इसमें कठोरता भी पाई जाती है ना। बस इसी का सेम उल्टा कर देना है अधातु में। क्या होती है अधातु में कि, अच्छा एक चीज और जान लो कि ये हमारे दैनिक धातुएं धातुएं हमारी दैनिक जीवन में क्या उपयोगी हैं, क्या क्या उपयोग होता है इनका। तो सबसे पहले हमारे शरीर में उपयोग होता है ना। मैंने हीमोग्लोबिन पढ़ाया था ना, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन ना। तभी तो हम मान लो किसी पुरुष को एक आध थप्पड़ मार दो तो वो थोड़ा सह लेता है, और किसी महिला या लड़की को मार दो वो नहीं सह पाती, क्योंकि उनके पास आयरन की मात्रा कम होती है। आयरन की मात्रा कम होने की वजह से हीमोग्लोबिन ये कम ब्लड बनाता है ना। तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में कम ब्लड पाया जाता है ना। ये तो मैंने समझा दिया था। फिर जैसे पोटेशियम कैल्शियम हो गया, कैल्शियम ये हड्डियों को मजबूत करता है ना, धातु है ना कैल्शियम, है ना। फिर ये सारी चीजें मैंने वहां समझा दिया था। तो ये दैनिक जीवन में धातुएं इसका उपयोग है। और जैसे टंगस्टर, ये विद्युत में काम आती है, तार, एल्युमिनियम, वायर जितने भी होते हैं, ये सब दैनिक जीवन में काम है ना इसका, है ना। तो ये तो सभी लोग जानते हो कि दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। आज है कि चालक का या धातुओं का निम्नलिखित में से किसका उपयोग है, तो कोई भी दे दे, तुम जान रहे हो कहाँ कहाँ क्या दैनिक जीवन में, जैसे शरीर में हमारे जो भी उपयोग हो रही है, या जिनमें जान लो कि अगर ना समझ पाओ ये जान लेना कि इसमें हम क्या करंट पा सकते हैं, है ना। इस तरह अपना तरीका तुम लगा लेना, समझ गए इस बात को। फिर इसके बाद आइए देखते हैं कि अधातु, अधातु क्या होती है, वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं, है ना, आसानी से ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं। तो और इसमें अधातुओं के गुण क्या होती है, इसमें तन्यता नहीं पाई जाती, या इसमें अवस्था इसकी क्या होती है, इसकी अवस्था कोई निश्चित नहीं होती, है ना। और इसमें आघात वर्धनीयता नहीं होती, है ना। मतलब यही जो होता है वही ये नहीं होता है, बस यही क्लियर है ना, इतना कर लोगे, है ना। इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बताएं। रुक
बंद करे रहे। चलिए अब देखते हैं अगली हमारी हेडिंग क्या है। आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म। आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म ये क्या होता है? देखो वही चीज यहाँ पर कौशल ने कहा था, कौशल साहब ने कहा था कि आयनिक बंध बनने में परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करके अपने निकटतम नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर सके, ऐसा होता है। अब कैसे नोबेल गैस, इसको मतलब समझो। नोबेल गैस जो जीरो ग्रुप गैस होता है, जिसमें जिसमें ये क्या होती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सारे, जिसमें सबसे लास्ट वाले में जिसे जीरो ग्रुप या नोबेल ग्रुप, जिसमें पूर्ण हो जाती है, जिसकी भी संयोजकता मतलब उसकी पूरी कोष पूरी हो जाती है, जितनी उसकी आवश्यकता होती है, उसका संयोजकता शून्य होता है, वो वाली होती है नोबेल गैस, है ना। इसको पीरियोडिक टेबल में मैंने समझा दिया था तुम्हें धातु व धातु पढ़ाने से पहले ही कि कौन नोबेल गैस ग्रुप होता है, क्यों होता है ना। फिर भी इसे समझ लो कि जो आखिरी ग्रुप का होता है पीरियोडिक टेबल में, सबसे लास्ट में जो होता है हीलियम होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडॉन, ये सब होते हैं। तो ये आखिरी ग्रुप में जितने भी होते हैं, इनको मतलब सबसे लास्ट वाले ग्रुप में, तो ये नोबेल गैस की ग्रुप है। इन्हें अक्रिय गैस ग्रुप कहा जाता है, इन्हें इनर्ट गैस ग्रुप कहा जाता है ना, क्योंकि ये किसी से क्रिया नहीं करते, ये पूर्ण है, ना तो किसी से कुछ लेते हैं ना तो किसी को कुछ देते हैं, ये खुद ही स्वतंत्र हो जाते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ना, है ना, तो इसकी कोष्ठक 2 पर पूरी हो जाएगी 2 इलेक्ट्रॉनों पर, तो पहले के वाला पूरा हो गया, फिर यल वाला हो, यल वाले में 8 चाहिए ना, है ना, 8 चाहिए, तो अगर 8 इसकी पूर्ति हो जाए तो ये भी इनर्ट गैस में आ जाएगा, है ना। तो यानी जिसके कोष्ठक पूरे हो जाते हैं वो इनर्ट गैस में आ जाता है ना, तो इनर्ट गैस में आ जाएगा। तो इसी तरह ये कह रहा है, जिसे सोडियम NaCl है, NaCl में सोडियम का 11 होता है ना परमाणु क्रमांक, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 होगी। तो अब अगर करेंगे तो ये 2 8 2 10, तो 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 10, 10 हो गए, एक अभी बचा है ना, एक अभी बचा है, तो ये एक अपना यहाँ पर खुद छोड़ करके क्लोरीन का होता है, ये मान लो ये हो गई क्या, ये सोडियम Na हो गई, है ना। फिर इसके बाद आ जाइए, फिर इसका भी एक है तीसरे कोष में, है ना, और क्लोरीन का होता है 17, क्लोरीन का कितना होता है 17, तो पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन 2, दूसरे कोष में 8, 1 2 3 4 5 6 7 1 8, 8 हो गए, 8 2 10 हो गए, है ना। अब ये तीसरा जाएगा 10, तीसरे में 8 2 10 7 बचे, है ना, इसकी पूर्ति के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, सॉरी 7 बचे हैं, हम 8 कहाँ कर दिए, जब 7 बचे हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसका ये निकल के ये भी इनर्ट गैस बन जाए, 8 2 10 हो जाए, क्योंकि अक्रिय गैस 10 क्या होता है 10 नियान होता है ना, 10 पे नियान होता है, तो ये भी 10 हो जाए, नियान गैस की तरह ही कुछ व्यवहार कर ले, है ना। तो ये चाहेगा कि हम कोशिश करें कि उन्हीं की तरह बन जाए, लेकिन वो अलग की बात है, अपनी जात के आधार पर ये नहीं बन सकते, है ना। तो ये एक देकर इनको कहेगा भैया तुम ही बन जाओ, हमें पूर्ण होने के लिए हमें कम से कम 8 अभी 7 और मिले, तुमको एक की जरूरत है, तुम ले लो हमारी, तो ये इनर्ट गैस इनको बना देगा। यही मैं यहां दर्शाया हूं कि देखो सोडियम का होता है 11, तो ये 2 कामा 8, 8 2 10 हो जाए, अब एक ये दे देगा इनको, तो यहाँ पर 2 कामा 8 कामा 8 ये हो जाएगी, जब इनको दे देगा तो, है ना। तो ये एक इनको दे देगा, अभी तक तो 7 थे, अभी तक 7 थे, है ना, अभी तक 7 थे, और इनके पास 8 और 1 था, और यहाँ पर 7 थे, फिर ये एक दे देगा तो इसके पास बचेगा 2 कामा 8, है ना, और फिर इसके पास आ जाएगा 2 कामा 8 कामा 8, ये हो जाएगी ना। तो यही कह रहा है इनर्ट गैस बनने के लिए कि आयनिक बंध बनने में परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करके अपने निकटतम नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर सके, है ना, नोबेल गैस का प्राप्त कर लिया ना, है ना, कर सके, इसे को ही कहते हैं हम आयनिक यौगिक, है ना। आयनिक यौगिक क्या होता है, अब फिर आयनिक यौगिकों का गुण क्या होता है। पहला भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था क्या होता है, आयनिक यौगिक प्रायः ठोस क्रिस्टल में टूट जाते हैं जो
यौगिक भंगुर होते हैं तथा दबाव देने पर टूट जाते हैं, है ना, दबाव देने पर टूट जाते हैं ये, है ना, बहुत नरम हो जाते हैं, इनको ज्यादा दबाव दोगे इसी के ऊपर बैठोगे तो ये टूटे जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि देखो अगर मान लो ये लोहा है ना, लोहा है, अब इसमें से अगर एकाध आयन निकाल लोगे तो ये कमजोर हो जाएगा ना, है ना, इसको दबाई दोगे टूट जाएगा, है ना, अभी मजबूत हो जाएगा, पूरा आड़ू मजबूत रहेगा, जब एक आड़ू निकलेगा नहीं तो मजबूत रहेगा ना, तो तोड़ नहीं सकते। कहने का मतलब समझ गए ना, है ना। इसी तरह अब अगला देखते हैं उच्च गलनांक तथा क्वथनांक। अब उच्च गलनांक तथा क्वथनांक, ये आयनिक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं क्योंकि अणुओं में विद्युत आकर्षण बल को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भाई देखो इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। भाई कहने का मतलब है लोहा को आसानी से पिघला नहीं सकते है ना, इसके लिए तो भारी टेम्परेचर देना होगा, भारी टेम्परेचर देखो। कहने का मतलब है अगर भारी चीज को तोड़ने के लिए ना तुमको बहुत ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, है ना। कोई लौह पुरुष मिल जाए, है ना, लौह पुरुष मिल जाए तो उनको तोड़ने के लिए तो तुम्हारे पास दुगना शक्ति हो भैया, तभी तुम उनको तोड़ सकते हो, नहीं तो तुम्हें पसीना छूट जाएगा, है ना। तो समझ जाना इस बात को, इस बात को समझ गए। फिर इसके बाद विद्युत चालकता, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते, है ना, इसको पहले भी समझा दिया। जल में विलेयता, आयनिक यौगिक जल, पेट्रोल व मिट्टी के तेल में घुलनशील हैं। आयनिक यौगिक जल, पेट्रोल व विद्युत के तेल व मिट्टी के तेल में घुलनशील है ना। इसको पूरी तरह समझ गए हो ना, है ना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगला हेडिंग बताएं। अब धातुओं की सक्रियता श्रेणी, धातुओं की सक्रियता श्रेणी मैंने पहले भी समझा दिया था, एक बार फिर ध्यान देते हैं कि बस तुम्हें हल्के में एकदम सरल भाषा में पूर्ण कर लेनी है। कहने का मतलब यह है कि अभी तक अगर नहीं पढ़े हो तब ये तुम हल्का देख ले रहे हो तो तुम्हारा बहुत जल्द ही बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन हाँ अब सीरियस से इसको देखना समझना, है ना। सबसे पहले धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। कैसे? धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में सबसे अधिक सबसे कम किसका होता है? एयू का, फिर एजी, सीयू, पीबी, एफई और फिर जेडएन, एल, एमजी, सीए, एनए और के, है ना। सबसे ज्यादा पोटेशियम का होता है, सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है? के, है ना। और सबसे कम कौन होता है? एयू। ये ध्यान देना, ये कई बार पूछा गया है, ये तुम्हारे पास मेटल में ही आएगी और मेटल में, और हाँ कई बार मैंने बता दिया है पीरियोडिक टेबल में तुमसे पूछने के लिए ये आएगा, निम्न में से कौन सा धातु है, कौन सा अधातु है, कौन सा उपधातु है। ये कई बार, ये मतलब धातु, अधातु, उपधातु, ये तुम्हें याद होनी चाहिए, कौन धातु है, कौन अधातु है, कौन उपधातु है, ये तुम्हें पूरी तरह पता होना चाहिए, है ना। मैंने पूरा आवर्त सारणी को सब तुम्हें समझा दिया था, एक बार जरूर आवर्त सारणी में जाकर धातुओं की संख्या को देख लेना। और पहली बात, धातु में मैंने तरीका बताया ना, जिसमें अम आएगा, जैसे एल्युमिनियम, हीलियम, एल्युमिनियम या लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, स्कैंडियम, अम जिसमें आता है, ये सब क्या होती है? धातु। लगभग ये 80% धातु होती है ना। फिर इसी से अपन अंदाजा लगा लेना, है ना। और ओल्ड स्टाइल से टीपो, मतलब बासी घी से टीपो, ये तुम अपना याद कर लेना, है ना। बासी घी से टीपो, मतलब ये 7 ही उपधातु हैं, इन्हें तो तुम तैयारी कर लोगे ना, है ना। इसके बाद समझ गए। फिर इसके बाद कह रहा है, ये ध्यान देना, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इस श्रेणी में, यानी सक्रियता श्रेणी में, पहले ऊपर वाली, मतलब ऊपर की ओर, ऊपर वाली धातुएं आसानी से ऑक्सीकृत होती है। सबसे आसानी से ऑक्सीकृत कौन होती है? ऊपर वाली। फिर उसके बाद जिन धातुओं की क्रियाशीलता जितनी अधिक होगी वह उतनी सरलता से ऑक्सीकृत होगी, है ना। जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम आदि अधिक क्रियाशील होने के कारण ठंडे जल के साथ क्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, है ना। समझ गया इस बात को पूरी तरह से? अगर समझ गया हो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसके बाद और यानी अयस्क को हम बता दें। धातुओं की सक्रियता श्रेणी को समझ गए हो अगर, उसको देखो, उसमें 3 चीजें तुम्हें बताया हूं, 3 चीजें जो अधिक क्रियाशील होने के बावजूद भी जल में कैसे क्या अपने गुण देती है, ये बताया। 3 क्या होती हैं? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, यही 3 होती हैं। ये अधिक क्रियाशील होने के बावजूद भी इनसे कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं
जो थोड़ा सा कंफ्यूजन लाती है। थोड़ा सा कंफ्यूजन कैसे लाती है? जैसे कौन सी धातु ठंडे जल में हाइड्रोजन गैस निकालती है या निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकालने बस केवल तीन धातु हैं अधिक क्रियाशील होने के बावजूद, लिथियम है, सोडियम है ना, और पोटेशियम है, यही तीनों निकालेगी। हो सकता है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए ये। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर लेंगे हम कि अगर इन तीनों में अगर कोई है तो सोडियम Na और पोटेशियम और लिथियम, इन्हीं तीनों में से कोई एक रहेगा, वही इसका सही जवाब होगा, है ना, समझ गए। और फिर इसी तरह यही आंसर इस तरह भी पूछा जा सकता है, कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया करती है? सामान्य ताप पर यही क्रिया करने वाली है भैया, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। अब इसको समझ गए? इसको अगर समझ गए अब तो ये ध्यान देना। अब अयस्क, अयस्क को समझने के लिए अयस्क बस थोड़ा सा हल्का समझना है, इसमें बहुत ज्यादा नहीं तुम्हें देखना है। अयस्क क्या होता है? वो एक खनिज जिनमें धातुओं की निष्कर्षण आसानी से या कम खर्चे में होती है या कम खर्च से होती है, अयस्क कहलाती है ना। जो भूपर्पटी पे ज्यादा पाया जाने वाला है अयस्क बता दिया हूं ना, तो वही जैसे एजीसीएल, ये हार्न सिल्वर, है ना। अब कई बार तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में यानी एमसीक्यू में तुम्हें पूछा जाने वाला क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोराइड अयस्क है, निम्नलिखित में से कौन सा सल्फाइड अयस्क है। तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला इसका प्रकार है, इसको ध्यान देना। तो जैसे अभी ये हो गई, तो एक बात ध्यान देना, सभी अयस्क खनिज हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है, ये बात ध्यान देना इसका, इसको पूरी तरह से, है ना। फिर इसके बाद प्रकृति के आधार पर, अब खनिजों की प्रकृति के आधार पर अयस्क को चार प्रकार से बांटा गया है। कुछ रटना नहीं है तुम्हें, कुछ नहीं रटना है। पहला क्या है? ऑक्साइड अयस्क। पहली बात, जिसमें ज्यादातर ऑक्सीजन का प्रयोग ज्यादा रहे वही समझ लो ऑक्साइड अयस्क है, बस रट्टा नहीं मानना है। इसमें देखो, फिलहाल कहोगे सर ऑक्साइड तो इसमें भी है ना, लेकिन ज्यादातर ऑक्सीजन कह रहा हूं, ज्यादातर ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की संख्या ज्यादातर तुम्हें मिल रही है तो समझ लेना कि ऑक्साइड है ना, ऑक्साइड अयस्क है। और इसके बाद कार्बोनेट अयस्क, इसमें कार्बन की मात्रा रहेगी, है ना। अगर उसमें जैसे इस तरह का सूत्र आ जाए, देखो ZnCO3 और देखो PbCO3 CaCO3, है ना, कार्बन की मात्रा है ना, तो इसी तरह पहचान अपनी बनाए लेना अभी से ही, है ना। तो सल्फाइड अयस्क में जैसे सल्फर की मात्रा रहेगी, देखो सल्फर की मात्रा है, और क्लोराइड में देखो क्लोरीन की मात्रा है। समझ गए इस बात को? समझ गया इस बात को? जैसे हार्न सिल्वर और मान लेते हैं ये कार्नेलाइट, जिसमें क्लोरीन की मात्रा पाई जाती है, वो क्लोराइड अयस्क होता है। इतनी बात समझ गए? फिर इसके बाद अब आइए देखते हैं कि अब इसकी प्रकृति, जैसे इसमें जिंक की प्रकृति के आधार पर कई बार पूछ लिया जाता है कि निस्तापन या भर्जन क्या है ना। तो बस इसे हल्के में बस समझ लो, है ना, क्या होता है भर्जन। भर्जन का डिफिनेशन एकदम सरल भाषा में बना दिया हूं, तो ये तुम्हारे लिए बहुत आसान होगी। जैसे सल्फाइड, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गलनांक बिंदु से निम्न ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। जैसे ZnS प्लस 3O2, इसकी भर्जन क्रिया कराई जाएगी, ZnO प्लस 2SO2 ये प्राप्त हो जाएगी ना। फिर इसके बाद आ जाते हैं कि निस्तापन। ये निस्तापन क्या है? वायु की अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने का प्रक्रम निस्तापन कहलाता है। समझ गए? जैसे ZnCO3, इसका निस्तापन करेंगे तो Zn अलग, Zn ऑक्साइड प्लस CO2 अलग हो जाएगी, है ना। यही प्रक्रिया है। इसके बाद एक चीज और तुम्हें समझना है, एक चीज वो क्या है कि इसमें संक्षारण क्या होता है। संक्षारण का मतलब होता है कि जंग से बचना। अब संक्षारण का मतलब होता है जंग से बचना। जैसे लोहा हो गया ना, है ना, लोहा हो गया, मूर्छा जिसे कहते हैं, मूर्छा लग जाती है ना, जंग लग जाती है, तो जंग का लगना निस्तापन कहलाती है। कैसे जंग लगती है? जब कभी धातु को हम वायु की उपस्थिति में रख देते हैं,
तो वायु की उपस्थिति में रखते हैं तो उसमें एक परत चढ़ जाती है, उसी परत को हम कहते हैं संक्षारण। संक्षारण मतलब अब जैसे सोना हो गया, चांदी हो गई, इसमें भी परत चढ़ती है, इसमें भी जंग लगती है। लेकिन अब ये है, ये जल्दी इसमें दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन लोहा है ये तुरंत तुम्हें दिखाई पड़ जाती है। इसलिए उसको वो तुरंत उसमें पेंट वगैरह मारा जाता है तो वो कम होती है। सोना चांदी जल्दी कोई धूप में पहन के निकलता नहीं है ना, 24 घंटा ही पहन के घूमता रहे। लोहा है हमेशा धूप में ही रहती है ना। इसलिए इस बात से हम इसको समझ गए। क्लियर है ना, संचारण में बहुत ज्यादा तुम्हें दिक्कत की बात नहीं है। अब इससे कुछ संबंधित जो हम देखते हैं कि हर साल बोर्ड एग्जाम में जो जाने ज्यादा आने वाले प्रश्न हैं, इस पर थोड़ा हम बात कर ले। ये हमारे पास अरिहंत प्रकाशन की है, इसमें ज्यादातर जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जैसे एक प्रश्न है कि लोहे पर मैग्नीशियम CuAg में किस धातु की परत चढ़ाई जा सकती है और क्यों? क्यों? देखो मैंने बताया था ना, अधिक क्रियाशील वाले पर कम क्रियाशील की परत चढ़ाई जा सकती है, जबकि मैग्नीशियम की परत तो चढ़ाई जाना आसान नहीं होगा। इसलिए Cu की और Ag की ये परत आसानी से चढ़ाई जा सकती है, क्योंकि Cu और Ag आयरन से कम क्रियाशील धातु हैं। जो कम क्रियाशील धातु है उस पर हम आसानी से परत चढ़ा सकते हैं, है ना। कम क्रियाशील वाले को हम ऊपर आराम से परत चढ़ा सकते हैं, है ना। इसलिए हम ये इस प्रश्न का जवाब ये होगा कि आयरन पर यानी फेरिक Fe पर हम Cu और Ag की परत आसानी से चढ़ा सकते हैं, जबकि जबकि मैग्नीशियम की कम, क्योंकि Cu और Ag ये कम क्रियाशील है और Cu और Ag की अपेक्षा ये Mg में अधिक क्रियाशीलता पाई जाती है। इतनी बात समझ गए। फिर इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। बस इसमें लगभग सभी प्रश्न को एक प्रश्न है कि एक प्रश्न है, इस पर ध्यान देना कि कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालने पर कुछ समय बाद विलयन का रंग नीला हो जाता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर समझाइए, है ना। विद्युत रासायनिक श्रेणी में इसको समझा दिया हूं ना, विद्युत रासायनिक श्रेणी में। क्योंकि वही बात सक्रियता श्रेणी में मैंने बता दिया, ऊपर नीचे से ऊपर जाने पर क्रियाशीलता बढ़ती है ना, इसीलिए इस पर आसानी से होगी। समझ गए इस बात को? इसको मैंने पिछले वाले लेक्चर में खूब अच्छी तरीके से समझा दिया था, है ना। अगली हमारा मतलब सभी प्रश्न को हम खूब अच्छी तरीके से तुम्हें समझा दिए हैं। यहाँ पर कोई भी प्रश्न तुम्हें इसमें आ जाएगी, जैसे अयस्क व खनिज में अंतर स्पष्ट कीजिए, इसको भी बता दिया हूं, है ना, है ना। अब इसके बाद तुम्हारा अगला है चैप्टर कार्बन और तथा उसके यौगिक। देखो इससे संबंधित जितने प्रश्न थे उसको तुम्हें बताया भी और समझाया भी। बस तुम यही इतना पढ़ लोगे ना, वो इसमें से कुछ भी तुम्हारा छूटेगा नहीं, ये वादा है मेरा। एक भी बचने वाला प्रश्न है नहीं इसमें, समझ गए ना। अब इसके बाद कार्बन और उसके यौगिक, है ना, इसको देख लेते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि अभी तक धातु और अधातु से मैंने खूब अच्छी तरीके से सब समझा दिया था, कुछ छोड़ा नहीं उसमें। अब देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, सबसे महत्वपूर्ण केमिस्ट्री का कक्षा 10 की ये आखिरी चैप्टर है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान पूर्वक सब समझे। सबसे पहले तो सहसंयोजी आबंध क्या होता है, मैंने इससे पहले भी 2 लेक्चर में खूब अच्छी तरीके से समझा दिया था। सहसंयोजी आबंध का मतलब होता है संयोजकता से संयोजकता का जुड़ना, यानी इलेक्ट्रॉनों से इलेक्ट्रॉनों का बंध बनना ही सहसंयोजी आबंध कहलाता है। समझा दिया था ना, है ना। वही चीज अब यहाँ लिख के बताया हूं कि देखिए पहले कार्बन में सहसंयोजी आबंध ये क्या होता है। कार्बन में सहसंयोजी आबंध, कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन क्या होता है बता दिया हूं, यहाँ पर तुम्हें कार्बन क्या होता है ये समझने की जरूरत नहीं है, इसको समझ चुके हो पहले भी, है ना। जो एग्जाम में आने वाली है वही हम समझते हैं। तो कार्बन में सहसंयोजी आबंध, इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जाने कार्बन से कार्बन बंध का बनना। जैसे कभी तुम्हें सामना करना पड़ जाए कि CH4 से मान लो, है ना, अभी मेथेन हम बताते हैं कैसे होता है। तो ये एक कार्बन है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो 4 संयोजकता को हम रख के इसमें हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है ना,
तो 4 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ दे दिए, एक हाइड्रोजन यहाँ दे दिए, एक हाइड्रोजन यहाँ दे दिए, एक हाइड्रोजन यहाँ। अब हर हाइड्रोजन की संयोजकता एक एक होती है ना, है ना, एक एक होती है। अब क्या करोगे, इस संयोजकता से इनको जोड़ दो, इनसे इनको जोड़ दो, इनसे इनको जोड़ दो। अब इसी जोड़ना यानी बंध का बनना ही सहसंयोजी आबंध कहलाता है। यही मैं समझाने चल रहा हूं। अब यही कह रहा हूं कि तत्वों के परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। देखो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी ना, दोनों आपस में साझेदारी कर लिए, है ना, इसी को ही हम सहसंयोजी आबंध कहते हैं। इतनी बात समझ गए। अब कार्बन के अपरूपण और उसके गुण, कार्बन के गुण, जैसे मान लो कार्बन की संयोजकता, जिसे मान लो कार्बन की संयोजकता, कार्बन को ना लिख के हम ऐसे दिखा दे कि ये मान लेते हैं कार्बन है, इसकी संयोजकता 4 होती है ना, है ना, इसकी संयोजकता 4 होती है, 4 इसी तरह दिखा दिए। अब इसमें से हम इसमें एक कार्बन जोड़ के इसको ऐसे कर दिए, फिर इसमें से एक कार्बन जोड़ के हम इसको ऐसे कर दिए, है ना, मान लो इसको यहां से जोड़ दिए, और फिर इसमें से एक हुआ, ये 2, ये 3, ये मान लो इसमें यहां जोड़ दिए 4। अब इसमें से 4 होती है, एक मान लो इधर कर लिए एक, और ये इससे एक, ये 2, ये 3, और ये मान लो यहां कर दिए 4। एक मान लो इसका इसका हो रहा है, इसका भी 4 होगा। तो कहने का मतलब है इसी तरह एक ऐसी दृश्य बनता चला जाएगा जो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये लगभग ये हमारा हीरे के आकार का है, ऐसे कुछ बनता चला जाएगा, है ना। उसी को ही अपरूपण कहते हैं। अब कैसे क्या होगी ये देख लेते हैं। यदि कोई कार्बनिक तत्व विभिन्न भौतिक रूपों में पाया जाता है तो उसे अपरूपण कहते हैं। इसे विभिन्न रूपों में, ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 क्या, ये 2 ही प्रकार के होते हैं। इनको तीसरा ये फ्लोरीन कहा जाता है। फ्लोरीन को इसको कहीं कहीं इसी के ही गुण में होता है, जो जिसकी आकृति फुटबॉल की आकृति होती है, उसी को ही फ्लोरीन कहा जाता है ना। फिलहाल ये तुम्हारे साइड से अलग हो गया है, तुम्हारे में आने वाला है नहीं फिलहाल, लेकिन इसको 3 प्रकार के अपरूपण को बताया जाता है। पहला हीरा, जो पूछा जा सकता है कि हीरे का रंग कैसा होगा, इसकी प्रकृति क्या होगी, तो यह रंगहीन, पारदर्शी, अत्यधिक कठोर होता है। सबसे ज्यादा कठोर हीरा होता है। उच्च अपवर्तनांक गुणांक के कारण इसका यह चमकीला होता है। और हाँ, ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि हीरा निम्न में से क्या है, यह विद्युत का कुचालक होता है। ध्यान देना इस बात को। और ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट ये विद्युत का सुचालक होता है ना। हीरा कुचालक होता है, यह सुचालक होता है, लेकिन ये उष्मा का कुचालक होता है। इतना ध्यान देना। यह काले भूरे रंग का अपारदर्शी पदार्थ है। यह हीरे से हल्का मुलायम तथा रगड़ने पर ना ये चिकना सा महसूस होता है। इतनी बात समझ गए, है ना। इसको समझ गए हो तो अब आइए हम देखते हैं अब हाइड्रोकार्बन को बताएं। ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। हाइड्रोकार्बन को हम दूसरे पार्ट में बताएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम की बहुत रहती है, इसलिए हम हाइड्रोकार्बन को हम सेकंड पार्ट में बताने चल रहे हैं। समझ गए ना। इसको अगर समझ गए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम आगे बताएं।